Hello students, welcome back to online classes, and today we will discuss about the chapter 4, that is chemical kinetics. And in chemical kinetics we will discuss about the rate of reaction and factor affecting the rate of reaction. So chemical kinetics is the branch of chemistry in which we discuss we study about the rate of reaction and factor affecting the rate of reaction. So केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करेंगे किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना या उनके किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, अलग अलग फैक्टर से अफेक्टेड होती है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता ही है, जैसे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल अपॉन टाइम के साथ में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है या कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हो तो स्पीड आ जाती है। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पर हम किस चेंजेस किस में देखेंगे। आपको पता है जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो आपको पता है एट द टाइम टी, स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम जब टाइम 0 था, इट मीन्स हमारे पास में सारा का सारा क्या है, रिएक्टेंट है। मान लीजिए रिएक्टेंट के A मोल्स हैं हमारे पास में, ठीक है, और ये A मोल्स जब हमने लिए हैं रिएक्टेंट के और फिर रिएक्शन क्या होती है, स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में तो हम बात करते हैं कि एट द टाइम टी रिएक्टेंट के A मोल थे हमारे पास में और P कितने हैं, 0 है। बट एट द टाइम टी टाइम पर जो A के जो मोल्स होते हैं उनमें से X मोल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या घट जाते हैं। तो A माइनस एक्स तो हो गया एट द टाइम T रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और X मोल जो होते हैं वो प्रोडक्ट के प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, A के मोल्स कैलकुलेट करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज निकालते हैं टाइम के साथ में, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज निकालते हैं टाइम के साथ में। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ में। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कितने समय में वो चेंज हुआ है। तो अपॉन में हम रखते हैं टाइम। बट यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज लेते हैं तो हमें यहाँ पर माइनस पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा चेंज जब भी निकालते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको पता ही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे होते हैं। तो कम में से आप ज्यादा वैल्यू जो है माइनस करते हो तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव तो होगी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज लेंगे तो हमें माइनस पुट करना है, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो हम प्लस पुट करते हैं। सो वी कैन राइट प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। यहाँ पे प्लस तो है जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं, माइनस आता है जब हम
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। तो देखिए आपको पता है जब हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो कंसंट्रेशन में चेंज क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। एंड टाइम, टाइम आपको पता ही क्या होता है, सेकंड में होता है, अपॉन में है, इसलिए मैंने इसको सेकंड्स को अपॉन में लिख दिया है। तो हमारा जो यूनिट होगा वो क्या हो सकता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मींस मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर एंड पर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन लेके एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए हमारे पास में कोई भी प्रोडक्ट है ए, सॉरी रिएक्टेंट है ए एंड बी, ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सी एंड डी, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे ए के नंबर ऑफ मोल्स 1 ही लिए हैं जबकि बी के नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने यहाँ पर 1 ही ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर, इसको हम आर से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन में चेंज, अगर मैं देखिए मैंने यहाँ पे डेल्टा लगाया है, डेल्टा इज रिप्रेजेंटेड, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द लार्ज डिफरेंस, बट हम स्मॉल डी भी यूज में लेते हैं फॉर जब हम बात करते हैं थोड़े से डिफरेंस की, और एक हम लेते हैं डेल्टा, ये किसके लिए होता है, बहुत बहुत कम डिफरेंस की बात करते हैं तब आता है डेल्टा। तो लार्ज डिफरेंस के लिए डेल्टा आता है और ये सिंबल आता है थोड़ा कम डिफरेंस के लिए, और ये आता है सिंबल और ज्यादा कम डिफरेंसेस के लिए। तो हमें डी अगर हम लिखते हैं ए की कंसंट्रेशन में चेंज, तो क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो हमें यहाँ पे माइनस पुट करना होगा, और हम क्या लिख सकते हैं, ए की कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन को हम कैपिटल जो ब्रैकेट्स होते हैं, लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें हम रखते हैं अपॉन dt। तो ये तो हो गया ए के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बी के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे हो जाएगा, वो भी हमें आर ही होगा, वो भी किसका होगा, फॉर्मूला आर का। तो हम इसको और उस वाले फॉर्मूले को इक्वल कर देते हैं, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बी भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो क्या आ जाएगा माइनस डी बी की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन dt। तो ये दोनों ही फॉर्मूला हमें आर को फाइंड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला यहाँ से ही बना है, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस साइन आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है कि साइन प्लस आएगा। तो सी की कंसंट्रेशन क्योंकि सी प्रोडक्ट है अपॉन dt, और इसी तरीके से डी के रेस्पेक्ट में अगर हम आर कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा डी की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन dt। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस पुट करा है, तो माइनस साइन आएगा रिएक्टेंट्स के लिए, प्लस आएगा प्रोडक्ट्स के लिए। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स 1 ही लिए हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स अलग आए, क्या आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अगर कुछ अलग होते हैं, मान लीजिए मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स n1 ले लिए, इसके मैंने n2 ले लिए, इसके m1 और d के m2 मोल्स ले लिए, ठीक है। तो जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आ जाते हैं, अपॉन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, 1 अपॉन n1, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आ जाएंगे, अपॉन में। इसी तरीके से इस फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n2, ओके, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन m1, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन m2। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें गिवन हो किसी रिएक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स को हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते समय अपॉन में रखने होंगे, ओके। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, कई बार हमें क्या करते हैं, हमें
देते हैं और हमें ये B की कंसंट्रेशन में चेंज पूछ लिया जाता है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? R 1/N2 dB/dt, है ना, B की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम। तो R अगर हमें दे रखा हो तो टाइम और N2 को हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में ये जो B की कंसंट्रेशन में चेंज है वो आ जाएगा। कई बार हमें क्या करते हैं, A की कंसंट्रेशन में चेंज दे देते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं और सीधा ही हमें B की कंसंट्रेशन में चेंज पूछ लिया जाता है। तो आप इन दोनों फॉर्मूला को एक दूसरे के इक्वल रखोगे, इक्वल रखते ही dt और dt तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स कुछ है तो N1 और N2 के फॉर्म में बिलो आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। यहाँ पर हम A की कंसंट्रेशन में चेंज रख सकते हैं, तो हमारे पास में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो हमारे पास में हम इस तरीके से B की कंसंट्रेशन में चेंज निकाल सकते हैं। मैं ऐसे एक दो एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इस तरीके से हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है अपना? अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज ले रहे हो तो -1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स A की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन dt। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो प्लस का साइन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में आएंगे, जैसे मैंने M1 को यहाँ अपॉन में लिखा है, फिर C की कंसंट्रेशन में चेंज एंड dt। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।